और इसमें बटन देखो, इंक वगैरह थोड़ा डाल है, छोड़ दीजिए। चलिए भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए बेटा। आ, मूल अधिकार पे 2 अनुच्छेद पे चर्चा हुई है बेटा, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भ्रम हो तो दूर हो जाए। एक हम लोगों का है आर्टिकल 12 पे बात हुई है, और एक आर्टिकल 13 पे। कहां से कहां तक है बेटा? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसी में मूल अधिकारों की चर्चा है। तो जाहिर सी बात है कि जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति तथा नागरिकों के अधिकार हैं बेटा। पढ़ा है आपने, किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। मोटा मोटा कह सकते हो कि ये सरकार के विरुद्ध है, नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकार हैं। क्यों? मैंने बताया था कि लोकतंत्र में सभी शक्ति जनता की होती है, जनता अपनी शक्तियों को दे देती है, फिर ये लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, ये शक्तियों का दुरुपयोग जनता पे ना कर दें, इसलिए मूल अधिकारों की सृजन किया गया। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है कि राज्य या सरकार के विरुद्ध है, तो अनुच्छेद 12 डिफाइन करता है कि राज्य का क्या मतलब होगा। संविधान है ना बेटा, मैंने कही सुनी बात थोड़ा ही है। तो संविधान हर चीज को बहुत स्पष्टता से कहेगा ताकि इसका कोई भविष्य में दुरुपयोग न करे। तो उसने राज्य शब्द को परिभाषित किया, और परिभाषित ये किया कि केंद्र की सरकार, केंद्र की विधायिका, राज्य की सरकार, राज्य की विधायिका, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। इसमें मैंने बताया था कि एक शब्द आ गया अन्य, जिसने थोड़ा संशय में डाल दिया कि इसका क्या मतलब है। तो अन्य के मतलब को जब जरूरत पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि अन्य माने क्या होगा। जैसे कोई विभाग आ गया, कोई निकाय आ गया, हो सकता है वो कहे मैं राज्य नहीं हूँ, कोई कहे नहीं हो, तो किसी के कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो कह देगा वही मानना पड़ेगा। हो गया बेटा? 13 में क्या है? मैंने बताया था कि 13 3 खंडों में है बेटा। बोले, एक है आर्टिकल 13(1), आराम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी मत दिखाइए। आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3), तो ये 3 खंडों में बटा हुआ है बेटा। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के पहले की जो भी विधियां रही होंगी, जो चल रही होंगी, उसमें से वे सभी विधियां रोक दी जाएंगी या आच्छादित कर दी जाएंगी जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। बहुत ढेर सारे परंपराएं भी हम लोगों की रही हैं, जैसे सती प्रथा थी, फलाना था, ढमाका था। तो ये तो मूल अधिकार के विरुद्ध है ना बेटा, किसी आदमी को आप मार कैसे सकते हैं? ये तो ऐसे ही सब इलीगल हो गया। क्लियर है? यानी पूर्व की विधि। इसमें क्या कह रहा है बेटा? पूर्व की विधि। पूर्व की विधि माने 26 जनवरी 1950 के पहले भी देश चल रहा होगा, उस समय भी कुछ कानून, कुछ विधियां, कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं रही होंगी। उसमें से कोई भी चीज अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध होगी तो उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। वो जैसे वीवीआईपी आते हैं ना, तो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को कवर कर दिया जाता है ताकि दिखे ना। तो आपने ढका है, वो खत्म नहीं हुए, कवर जैसे हटेगा वो दिख जाएंगे। जिसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? एक नियम था, आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यही है कि खत्म नहीं करेंगे, ढक देंगे। ये क्या कहता है बेटा? बाद की विधि। बाद की विधि माने 26 जनवरी 1950 के बाद संसद को ये चेतावनी है कि आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, खिलाफ हो। मना करने के बाद भी बना देते हैं, तो उतना हिस्सा जो मूल अधिकारों के खिलाफ होगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा।
यदि पूरी विधि होगी तो पूरी विधि खत्म की जाएगी, उसका कोई एकाध सब क्लास होगा, खंड होगा, उसे खत्म किया जाएगा, एकाध शब्द होगा, उसे खत्म किया जाएगा। 13 जो है ये बताता है कि विधि किसे कहते हैं। इसमें कहा कि जो अध्यादेश होगा, आदेश होगा, अधिसूचना होगी, इसके अलावा रूढ़ी है, प्रथा है, विधि तो खैर है ही है जो संसद बनाती है, इस सबको कहा गया कि विधि के दायरे में होगी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि इसमें कहीं संविधान संशोधन नहीं लिखा गया था। इसी का बाद में बड़ा दुरुपयोग हुआ। और मैंने बताया कि एक संविधान संशोधन हुआ बेटा, कौन सा? हाँ, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? वेरी गुड, 1971। इन लोगों ने अनुच्छेद 13 को ही संशोधित कर दिया। किसको बेटा? 13 को। तो कुछ जोड़ा होगा। अरे संशोधन का मतलब कुछ न कुछ तो किया ही होगा। तो इसी सब में कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, काटा होगा, कुछ किया होगा, तो इसमें जोड़ दिया अनुच्छेद 13(3) का या ए, जिसमें कह दिया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगी। 13(3) में विधि को बताया गया था, तो 13(3) का जोड़ के बता दिया गया कि जो संविधान संशोधन होगा वो विधि शब्द के दायरे में नहीं आएगा। यहां तक तो क्लियर है बेटा? अच्छा, कल जहां हम लोग छोड़े थे बेटा उसी के आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि कल वाली स्थिति से शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो हम लोगों का मूल अधिकार है बेटा, बोले, और मूल अधिकारों की हिफाजत कौन करता है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो करता ही है। सर्वोच्च न्यायालय अपने मन से नहीं करेगा, संविधान कहेगा तो करेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है ना, 13 को ही आधार बना के सर्वोच्च न्यायालय हिफाजत करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्यों हिफाजत करेगा? किताब में लिखा होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको लागू करेगा, नहीं लिखा होगा तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेना देना है। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 13 करता है। किससे सुरक्षा करनी है भाई? राज्य से, राज्य से ही बचाना है। और राज्य में एक और कोई है नहीं है, लेकिन ये तो जरूर है, संसद। बोल नहीं रहे भाई, 12 की परिभाषा में आपने देखा बहुत कुछ है, लेकिन संसद भी है ना, तो थोड़ा संसद की जरूरत है बेटा, इसलिए मैंने संसद लिखा। संसद को संविधान ने, किताब ने एक पावर दिया है, आर्टिकल 368 में लिखा है कि संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि विहित प्रक्रिया से, विहित प्रक्रिया मतलब जो प्रक्रिया किताब में लिखी गई है उस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कहाँ? संविधान में। तो कोई भाग, कोई अनुच्छेद या कुछ इस तरह की बात तो नहीं की गई, कहा गया संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान कहाँ से है? भाग 1 से भाग 22 तक है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक है। तो जहां मन करेगा वहां संशोधन करेंगे, यही ना मतलब है। कुछ भ्रम हो रहा हो तो बात करो, और नहीं तो बाद में हो जाएगी बड़ी तकलीफ। गाड़ी पटरी से, इसमें कोई बड़ा क्लिष्ट चीज मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। संसद को उस, देखो, देश उस किताब के हिसाब से चलता है। किताब का नाम है संविधान, ठीक है। संविधान की उसी किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 3। उसी चैप्टर में लिखा हुआ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार लिखा गया। मूल अधिकार सरकार से बचाने के लिए लिखा गया। संसद भी तो सरकार है, और संसद को उसी किताब में लिख दिया गया कि अनुच्छेद 368 में आप संविधान में कहीं संशोधन कर सकते हैं। कहीं का मतलब आप मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं।
और अगर मूल अधिकार में संशोधन कर ही दिए तो फिर मूल अधिकार देना और अनुच्छेद 13 लिखने का फिर मतलब क्या बना? वो अनुच्छेद 13 को देखा आपने, अभी संशोधन कर दिया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया, कल को सब हटा देंगे, फिर मूल अधिकार देना और इनसे बचाने का मतलब क्या बना? अरे भैया, चोर को घर की चाबी दे दें, ठीक है, कुछ वैसा ही तो मामला है ना, जिसे बचाना है उसी को घर की चाबी लग गई हाथ, तो वही तो मामला है ना बेटा। अब बताइए ये ऐसा क्यों लिख दिया इन लोगों ने? मैंने कल बताया था आपसे कि लिखना तो ये चाहिए था कि भाई चलो मूल अधिकारों को छोड़ के, तब तो शायद मूल अधिकार बचता, लेकिन उनका मूल अधिकार तो जिनसे बचाना है उन्हीं को तबाह करने की शक्ति दे दिया आपने। तो थोड़ा सा देखना है बेटा, अब इसमें हो गया बवाल, और जिसको कहते हैं ना संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया इस देश में, क्योंकि एक तरफ खड़ा था अनुच्छेद 13 जो पूरे बचाव की मुद्रा में था, और एक तरफ था अनुच्छेद 368, और इन्हीं की जंग हो गई, लड़ाई हो गई, कौन बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा। एक बच्चे ने कहा सर 368 बड़ा, हाँ गणित थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि 368 नंबर ज्यादा है इसे 30, नहीं नहीं। तो ये कौन बड़ा कौन छोटा बेटा, इसका फैसला हम आप नहीं कर सकते, इसका फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब कोई मुकदमा जाएगा तब वो बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोई टीचर तो है नहीं कि आप फोन लगा दो सर्वोच्च न्यायालय में कि सर थोड़ा सा बताइए संविधान समझ में नहीं आ रहा। हाँ जरूरत पड़ेगी तो संविधान की व्याख्या करेंगे, फिर आप समझिएगा। तो एक मुकदमा बेटा पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में, मुकदमा तभी जाएगा वो जो कोई झंझट होगा, झंझट हुआ। हमारे संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला फर्स्ट, वो हुआ 1951 में, क्लियर है बेटा? और पहला ही संविधान संशोधन में बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि इन लोगों ने आर्टिकल 31 में संशोधन किया। किसमें बेटा? अनुच्छेद 31 में संशोधन किया। अब एक चीज बताओ, अनुच्छेद 31 तो 12 से 35 के बीच में, बोल नहीं रहे, और 12 से 35 के बीच में तो अनुच्छेद 13 उसकी हिफाजत करता है। 13 के रहते रहते उसमें संशोधन अगर हो गया तो 13 बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे? लेकिन सबसे दुख की बात यह है बेटा कि ये काम आज की संसद अगर करे तो बात समझ में आती है। ये काम उन लोगों ने किया जिन लोगों ने खुद ही संविधान लिखा था। अरे भाई आपके यहाँ बेटा 51 में चुनाव नहीं ना हो गया था, इलेक्शन तो 52 में हुआ ना आपका, 51 में संसद कौन थी? हाँ अंतरिम थी, उसमें कौन लोग थे? जिन्होंने संविधान लिखा था। तो जिन्होंने संविधान लिखा था उन्हें तो समझ में आना ही चाहिए था कि क्या लिखे हैं। आज के लोग हो सकता है पढ़ने उड़ने में गड़बड़ी कर दें, लेकिन 1951 में जिसने संविधान में संशोधन किया वो कोई और नहीं था, वो तो संविधान सभा ही थी जिन लोगों ने संविधान लिखा था, क्योंकि संविधान सभा से ही अंतरिम संसद बनी। ये क्या मामला है यार, ऐसा संविधान आप लिख दिए कि साल भर में ही उसको संशोधन करना पड़ा, और बड़ी परेशानी थी कि अभी साल भर पहले लिख लिए होते, अगर इतनी तकलीफ थी तो साल भर पहले उसको लिख लिए होते। तो पहले लिख लिया और फिर ड्रामा शुरू हुआ। परेशानी क्या है बेटा वो जरा समझिए। आज की संसद अगर संविधान में संशोधन करती है कुछ, तो बात समझ में आती है कि ये लोग रहे होते तो पहले ही लिख लिए होते, संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संशोधन उन लोगों ने किया जिन लोगों ने संविधान अभी अभी बनाया था। किसने? संविधान सभा ने, क्योंकि आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा नहीं रही, उसी से अस्थायी संसद का निर्माण हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यही कहा गया था कि जब तक आपके यहाँ निर्वाचन नहीं होगा तब तक संसद के रूप में यही लोग कार्य करेंगे, जिसको कहा गया अंतरिम संसद,
या अस्थायी संसद। तो अब समस्या ये थी बेटा कि ये संशोधन उन लोगों ने किया जिन लोगों ने संविधान बनाया था। तो उन लोगों तो ढंग से पता था ना कि हम ही 13 लिखे हैं, तो आखिर यहां संशोधन तो नहीं करना चाहिए था ना, फिर भी किया। देखो एक बड़ी भारी परेशानी थी, उसको समझिए बेटा। कहा जाता कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता नहीं, कभी कभी झूठ उठ बोल देना सही रहता है बेटा, है ना, किसी को बचाने के लिए, किसी का हित करने के लिए झूठ बोलते हैं लोग। जैसे आप देखते हो अक्सर किसी के घर परिवार में कैजुअलिटी हो जाती है ना, तो लोग बताना नहीं चाहते, है ना, तो लोग दूसरी दूसरी भाषा में बताते हैं, तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, ये है वो है, आ जाइए देखने, यही सब ना बताते हैं। ये नहीं ना कोई कहता कि नहीं नहीं मर गए, खेल खत्म हो गया, तो झूठ ही बोला ना। लेकिन ये झूठ बुरा है बेटा, नहीं ये झूठ अच्छा है, क्योंकि अचानक बता दोगे डेथ हो गई और किसी के बहुत करीबी है, तो वो तो फिर वही मर जाएगा। इसलिए उसको ये नहीं बताया जाता, उसको ये बताया जाता है कि नहीं नहीं घबराइए नहीं, तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, सीरियस है, फलाना है ढिमाका है, ताकि झटका धीरे धीरे लगे। अब आप जाके फिर एकदम फायर हो जाओ कि झूठे कहीं के, झूठ काहे बोला, फोन पे ही सही सही बताना चाहिए था। नहीं ना आदमी बोलना चाहता है, कोई इतनी कड़वी बात नहीं बोलना चाहता, वो थोड़ा सा माइल्ड कर देता है। तो बहुत ढेर सारी जगहों पे बेटा सही बोल देना ठीक नहीं होता, झूठ बोला जाता है। अब भारत की क्या परेशानी थी वो जरा समझिए, तभी ये सब समझ में आएगा बेटा। बाकी तो हम लिखा ही देंगे 2 मिनट में, कोई मुश्किल नहीं है। देखो भारत जब बन रहा था, यानी हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ बहुत छोटे छोटे राजा लोग थे, बहुत ज्यादा थे। और आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए ना बेटा, कब, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, तो भी यहाँ पे 562 राजा थे, आधा हजार। 562 की यही मतलब होता है। उसके बाद भी इतने राजा अभी बचे हुए थे। जरा कल्पना करो पहले कितने राजा रहे होंगे। राजा माने क्या, देश समझ लो। तो अब जाहिर सी बात है इनको मिलाना था ना बेटा, भारत में मिल जाए, कहीं मिल जाए। अच्छा वो हमारे गुलाम तो नहीं थे, राजा लोग हमारे गुलाम थे क्या? तो वो कॉलर पकड़ के ले आए, काहे नहीं भारत में रहोगे? अरे भैया अंग्रेज उनको स्वतंत्र करके गए, उन्होंने कह दिया कि हमारा और जो देशी रियासतों के साथ जो भी समझौता था सब खत्म, आप स्वतंत्र हैं, आपका मन करे भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिलिए, अलग देश बन के रहिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो उनको भारत में मिलाना था बेटा, राजे रजवाड़े जमींदार सबको मिलाना था। तो मिलने में उनको क्या परेशानी थी? परेशानी थी कितनी चमक दमक, कितनी लगधक, कितनी संपत्ति और इतनी जायदाद, सब कुछ हमारे पास है, हम मिल के बर्बाद कर लें अपना। अरे भाई राजा महाराजा छोड़ दो, आज के डेट में जो जमींदार वमीदार परिवार के लोग, आज भी कभी कभी लोग बताते हैं कि भाई इनके परिवार के लोग जमींदार रहे, वो लोग बड़े रईस हैं आज की डेट में। तो जो राजा वाजा रहे होंगे वो कितने रईस रहे होंगे, जरा से इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। उनको था भारत में मिलाना। वो लोग घबरा ये रहे थे कि भारत में मिलने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भारत में मिल गए तो हमारी संपत्ति तो नहीं ले वो लोगे। अरे भाई काहे नहीं डर लगेगा, करोड़ों अरबों रुपए हैं उनके पास, टनों सोना है, चांदी है, तो उनको डर तो लगता ही था कि कहीं भारत में मिले तो मिला के सब हमारा छीन न ले, और छीन ही लिया, छीन ही लिया भाई। अच्छा एक चीज बताइए, जो राजघराने के लोग रहे होंगे आज नहीं है, कहाँ गई उनकी रियासत और कहाँ गई उनकी हजारों हजार हेक्टेयर और ये सब जमीन उमीन कहाँ चली गई? सरकार ने सब ले लिया, बिल्कुल ले लिया, लिखा पढ़ी में ले लिया। आज की डेट में दो चार 10-50 किलोमीटर आपका खेत थोड़ा ही होगा। आप बताएं कि यहां से लेके 100 किलोमीटर तक सब मेरा ही खेत है, अरे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन किसी जमाने में तो रहा होगा ना, ऐसा प्रॉपर्टी रही होगी। तो वो लोग घबरा रहे थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मिलने का मन तो कर रहा है, बाकी एक तो डर लग रहा है। तो मुझे लगता है आपको पता ही है कि सब बागडोर सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि
कि भाई समझाइए बुझाइए इन लोगों को। तो समझाने का दो तरीका होता, एक तो प्यार से समझाए, समझ लें बढ़िया, ठीक है, और नहीं तो बंदूक लगा दिया सर पे, अब समझोगे। हाँ, तो बंदूक से तो समझ में आ ही जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मुझे लगता है शायद यही टैक्टिक्स अपनाया, जो प्यार से समझ गए उनको प्यार से समझा दिया, और जो प्यार से नहीं समझ पाए उनको भी ढंग से समझा दिया। लेकिन ये कि वो संशय था कि हमारी संपत्ति का क्या होगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि देखो घबराओ नहीं, आप हमारा संविधान पढ़ो। तो ये हुआ कि आप पढ़ाइए। तो कहा कि उसमें देखिए अनुच्छेद 31 में क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है ना कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार होगा, राज्य इसमें दखल नहीं दे सकता, राज्य आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकता। वो लोग भी विशेषज्ञों से पढ़वाए उड़वाए कि भैया देखो हमको तो नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ। तो लोगों ने पढ़ के बताया हाँ बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार कहाँ लिखा हुआ है, मूल अधिकार में लिखा हुआ है, और मूल अधिकार को राज्य की परिभाषा आपने देखा, ये लोग कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो आप निश्चिंत रहिए, मिलिए, और ये आपकी संपत्ति का कुछ कर नहीं पाएंगे। मिल गए कब? 26 जनवरी 1950 तक। तो ये तो धोखेबाजी हुई बेटा, ये तो चीटिंग हुई, है ना। कहा कुछ और किया कुछ और। तो मुझे लगता है यही सब है मामला। अच्छा, ये झूठ बोलना ठीक ही था, नहीं बोलते तो आते नहीं। और झूठ कहाँ बोला बेटा, वो तो सही में लिखा था, अनुच्छेद 31 तो लिखा ही था। इन लोगों ने क्या किया कि अनुच्छेद 31 को पहले संविधान संशोधन से संशोधित कर दिया, और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान बना दिया कि जमींदारी समाप्त की जाएगी, कोई अब जमींदार जमींदार नहीं रहेगा, सबकी जमीनें ले ली जाएंगी और बांट दी जाएंगी। क्लियर है बेटा। फिर बाद में आप देखो बड़े आंदोलन वगैरह, उसके बाद में बड़ी जमीनें थी लोगों की, आज भी बहुत जमीनें, बिहार वहार में जाओगे तो आज भी लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, उत्तर प्रदेश में तो खैर जो है सो ही है। तो उसके बाद भी जमीन ज्यादा थी, अरे तमाम जमीन लेने के बाद भी बहुत ज्यादा जमीन रह गई थी जमींदारों के पास। तो फिर आए विनोबा भावे, नाम सुना है विनोबा भावे का, आचार्य विनोबा भावे। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था भूदान, ये भी आपसे पूछा जाता है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे ने। तो उन्होंने जो रईस लोग थे, जमींदार लोग थे, उन लोगों से यही कहा कि भाई देखो कोई ले हो तो नहीं रहा है, लेकिन स्वेच्छा से गरीबों को जमीन दान कर दीजिए, अपनी इच्छा से। जो गरीब लोग हैं जिनको रहने की जगह नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, उनको जमीनें दान कर दीजिए। तो वो भी दान वान कर दिए। बहरहाल तो वो तो स्वेच्छा वाला मामला था, लेकिन ये स्वेच्छा वाला मामला नहीं था। इन्होंने संविधान संशोधन कर दिया, वो बेचारे शॉक्ड हो गए, कह रहे ये तो बड़े झूठे निकले, कहा था कि ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, और जैसे हम लोग मिल गए इन लोगों ने जमींदारी उन्मूलन कर दिया, जमींदारी को समाप्त कर दिया। और अगर ऐसा किया, और लग तो रहा है कि गलत किया, तो जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आपने 31 में कैसे संशोधन कर दिया? पढ़वाया था हमको बड़ा ठीक से, समझाया भी था ठीक से, और फिर आप उसमें संशोधन कर दिए। और दुख किस बात का, उन्हीं लोगों ने वादा खिलाफी की जिन लोगों ने संविधान लिखा था। कोई और किया होता तो बात भी समझ में आती। बवाल यहीं से शुरू हो गया। ये संविधान संशोधन 12 से 35 के अलावा कहीं और हुआ होता तो कुछ बवाल होता? नहीं होता, सवाल ही नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्री गणेश ही गलत हो गया, प्रारंभ ही पहला संविधान संशोधन विवादित हो गया, क्योंकि ये संशोधन वहां कर दिया गया जहां 13 हिफाजत कर रहा था, 13 सुरक्षा कर रहा था, उसके बाद में लोगों ने संशोधन कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कार्य आप करोगे जिस कार्य को करने के लिए आप निर्धारित नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हम जाएंगे ही, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। सही किया तो ठीक, और गलत किया तो निरस्त करेगा। और निरस्त किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, संसद की कई विधियों को निरस्त कर दिया, ये विधि नहीं रहेगी। क्लियर है बेटा। तो शुरुआत किया जाए, एक झगड़ा है बेटा, विवाद है, एक हेडिंग बना लो, सर्वोच्च न्यायालय तथा संसद के मध्य
सर्वोच्च न्यायालय तथा संसद के मध्य क्या बेटा? गतिरोध। सर्वोच्च न्यायालय तथा संसद के मध्य गतिरोध हुआ। तो ये कैसे कैसे हुआ बेटा? ठीक है, हम और आप हैं बेटा, हमारे और आपके बीच में अगर झगड़े की शुरुआत होगी, मान लें, तो शुरुआत तो कोई ना कोई किया ही होगा, क्योंकि बिना शुरुआत के झगड़ा होती ही नहीं। तो एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय है, एक तरफ संसद है, दोनों कायदे से रहे होते तो झगड़ा नहीं हुआ होता। इसमें झगड़े की शुरुआत किसी ने किया, और मुझे लगता है आप देख रहे हो किसने किया। झगड़े की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया, झगड़े की शुरुआत संसद ने किया। काहे उस इलाके में आप गए जिस इलाके को मना किया गया था? तो कह सकते हैं ना कि जैसे वो झगड़े की जमीन जो तैयार किया वो संसद ने किया। पहले ही संविधान संशोधन में एक जमीन बना दिया इन लोगों ने कि आओ थोड़ा झगड़ा हो जाए और देखते हैं ताकतवर कौन है। तो शुरुआत करिए बेटा। तो शुरुआत जिसने किया उसका तो नाम लिखना ही पड़ेगा। तो शुरुआत किसने किया? संसद ने किया। और संसद शुरुआत जब भी करेगी तो संविधान संशोधन के माध्यम से करेगी। तो लिख लें, नंबर 1 पहले लिखिए। अब हम आपको बताएंगे कि कई बार लोग झगड़ा किए, झगड़े की शुरुआत किए। तो पहला तो नंबर 1 शुरुआत क्या किया वो लिखना पड़ेगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951। अच्छा, ब्रैकेट में एक चीज लिखो बेटा, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। अंतरिम संसद द्वारा, ताकि जैसे अंतरिम संसद निगाह में आएगा ना बेटा, आपको याद आ जाएगा कि क्या मामला है। अंतरिम संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 किसके द्वारा बेटा? अंतरिम संसद द्वारा। अंतरिम संसद आप समझ रहे हैं, अंतरिम को अस्थाई भी कह दिया जाता है, तो आप ऑब्लिक करके लिख लो अस्थाई संसद। अब ये अस्थाई संसद कब थी बेटा? नोट बनाओ, नोट बना के यहीं लिखो, कहीं को छोड़ो मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि क्या किया गया था बेटा? वही लिखाने जा रहे हैं। जब तक भारत में निर्वाचन न हो जाए, चुनाव न हो जाए, तब तक संविधान सभा ही तब तक संविधान सभा ही अस्थायी संसद के रूप में या अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अंतरिम संसद या अस्थायी संसद के रूप में कार्य करेगी। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, लिखें, उसी में थोड़ा सा और जोड़ लो बेटा। 24 जनवरी 1950 को ये सब आपको पढ़ाया गया था, आप लोगों का थोड़ा छोटा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जिसके उपरांत इसे अंतरिम संसद बना दिया गया।
जिसके उपरांत इसे क्या किया गया बेटा, अंतरिम संसद। अब समझ में आ रहा है 51 वाला कौन किया? पहला संविधान संशोधन 1951 में कौन किया? अंतरिम संसद ने किया। तो अंतरिम संसद क्या है वो आपको नीचे दिख रहा है। ये कोई और नहीं था बेटा, ये संविधान सभा के ही लोग थे, जिनके जिम्मे थोड़ा काम सौंप दिया गया भैया कि जब तक चुनाव उनाव ना हो तब तक संसद के रूप में काम कर लीजिएगा। ठीक है, बवाल हुआ? तो अब बवाल होगा तो ये जितने जमींदार राजे रजवाड़े जिनका हित प्रभावित हो रहा होगा वो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, है ना? ठीक, यानी पहुंच गए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, हेडिंग बनाओ। ये तो अपना काम कर लिए ना बेटा, अब काम कौन करेगा? अब सर्वोच्च न्यायालय करेगा। शंकरी प्रसाद, देखो सब नाम वाम बेटा सही सही लिखना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप कहेंगे सर इस बार तो नहीं पूछा गया। अच्छा, इस बार नहीं पूछा गया तो महत्वपूर्ण नहीं है? हर चीज नहीं ना पूछी जाएगी बेटा एक ही बार में। तो बड़ा अच्छा है, इस बार नहीं पूछा गया तो अगली बार सतर्क रहिए, अगली बार संभावना और प्रबल है। हाँ, क्या है बेटा, जरा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। शंकरी प्रसाद वर्सेस माने बनाम भारत संघ, मुकदमे का वर्ष है 1951। हो गया? ये किसके खिलाफ मुकदमा था? आए? भारत के खिलाफ, यही लोग संविधान संशोधन किए ना, तो जिसने किया उसी के खिलाफ मुकदमा हुआ। और एक मजेदार बात आपको बताऊं कि भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं आप कहेंगे भारत सरकार कौन है? कोई नहीं है। अरे कोई एक आदमी थोड़ी है भारत सरकार, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद नरेंद्र मोदी जी। अरे नहीं नहीं, भारत सरकार पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम को भारत सरकार कहा जाता है और विधि में सरकार को एक व्यक्ति माना जाता है। एक तो हम लोग होते हैं ना बेटा जिसको कहते हैं जैविक व्यक्ति, बायोलॉजिकल पर्सन, जैसे हम लोग क्या हैं, बायोलॉजिकल जैविक व्यक्ति हैं। और एक लीगल पर्सन होते हैं, वैधानिक व्यक्ति, तो उनको विधि में व्यक्ति मान लिया जाता है। तो जिनको हम लोग जैविक भी हैं और लीगल भी हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ लीगल पर्सन माना जाता है। जैसे भारत सरकार को वैधानिक रूप से एक व्यक्ति माना जाता है। जब भारत सरकार को व्यक्ति मान लिया गया तो जाहिर सी बात है कि विधि में एक व्यक्ति को जितने अधिकार हैं वो सब अधिकार उनको मिलेंगे। वो अधिकार ये कि वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है। अभी हाल में आपने सुना ना कि हमारी एक नदी है गंगा, गंगा को व्यक्ति मान लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम गंगा को एक व्यक्ति मान रहे हैं वैधानिक रूप से, और गंगा अगर व्यक्ति हो गई तो सावधान रहना, गंगा में अगर गंदे हाथ वाथ धुला तो गंगा कर देगी मुकदमा आपके खिलाफ। अरे शुक्र मनाइए कि गंगा जीवित नहीं है, नहीं तो गंगा को व्यक्ति, गंगा में डेड बॉडी जलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसने कहा कि अब गंगा को हम व्यक्ति मानेंगे। अब व्यक्ति अगर मान लिया तो गंगा के विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं, गंगा आपके ऊपर मुकदमा कर सकती है। जितनी कंपनी होती है, जितने कारपोरेशन होते हैं, जितने निगम होते हैं, जितनी सरकारें होती हैं, सबको व्यक्ति माना जाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, रोडवेज की बसें हैं, आप इनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो लीगल रूप से जब व्यक्ति मान लिया गया तो तय हो गया कि भारत सरकार को एक व्यक्ति माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यक्ति है। तो मुकदमा किसके खिलाफ किया शंकरी प्रसाद ने? अरे किसी छोटे मोटे के खिलाफ नहीं किया, सीधे भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा किया। वो ढेर सारे बच्चे बड़ा घबराते हैं कि अरे सर, तो सरकार के खिलाफ मुकदमा करके जीतने उतने की संभावना रहती है? भाई सरकार से कौन जीत पाएगा? बिल्कुल जीत जाएंगे।
कोर्ट में इस बात का कोई मतलब नहीं है कि सामने भारत सरकार है कि सामने कोई भी हो, XYZ, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? ये मुकदमा हुआ। अब सुनो, मुकदमे का नाम भूलना मत बेटा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया। तो न्यायालय के समक्ष क्या होता है? दोनों पक्ष के वकील होते हैं। अरे न्यायालय में कैसे कार्रवाई होती है? बस मुकदमा गया, जज साहब कर दिए फैसला? नहीं भाई, इनको भी एडवोकेट होंगे, इनके भी एडवोकेट होंगे, वकील इनके भी रहे होंगे और वकील इनके भी रहे होंगे। जज के सामने दोनों वकीलों ने अपना अपना तर्क रखा होगा, अपनी अपनी बात कही होगी, पूरी ताकत से अपनी बात को समझाने की कोशिश किया होगा जज महोदय को। अब जज महोदय को क्या समझ में आए, क्या ठीक लगे, मर्जी उनकी। अब जरा ध्यान से सुनना। शंकरी प्रसाद के वकील ने यही कहा कि सर बस आप ये बताइए कि अनुच्छेद 13 के रहते रहते ये संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं? इनके वकील ने कहा कि सर अनुच्छेद 13 विधि बनाने को रोकता है, हमने विधि तो नहीं बनाया, हमने तो संविधान संशोधन किया है। तो 13 में कहां लिखा है सर कि संविधान संशोधन नहीं हो सकता? भाई बात में इसमें भी दम था कि 368 से मूल अधिकारों में संशोधन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन 13 में कहां ये रोक लगी है कि 13 के अनुसार संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता? अरे अभी तो पढ़ा ना 13(1), 13(2), 13(3), कहां संविधान संशोधन लिखा था? तो इनके वकील ने यही कहा भारत सरकार की कि सर हमने कोई इलीगल वर्क नहीं किया है, हमने 368 के प्रयोग से मूल अधिकार में संशोधन किया है। 13 विधि बनाने को रोकता है, 13 संशोधन को नहीं रोकता। और मेरी बात पे यकीन न हो तो किताब खोल के देख लीजिए, लिखने वाले लिखे हैं कहीं? तो जज साहब ने कहा ले आओ किताब। भाई किताब खोल के पढ़ा गया, एक एक शब्द देखा गया, कहीं भी उसमें संविधान संशोधन शब्द का उल्लेख नहीं था, कहीं भी संविधान संशोधन पे रोक नहीं लगी थी। इसका मतलब है कि तो रोका नहीं जा सकता। इनके वकील ने क्या तर्क दिया कि ठीक है सर उसमें संविधान संशोधन शब्द नहीं लिखा है, लेकिन एक बात आप बताइए कि जब संविधान संशोधन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? विधि ही तो बनती है। जब आप किसी बनाई गई विधि में कोई संशोधन कर दोगे तो संशोधन के बाद वो संशोधन कहलाएगा कि विधि कहलाएगी? अरे विधि ही कहलाएगी, संशोधित विधि हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो? अरे कुछ लाइन लिखी है, उसमें से एक लाइन काट के कोई दूसरी लाइन लिख के जोड़ दिए, ये तो कर दिया आपने संशोधन, लेकिन फिर बाद में वो तो विधि ही हो गई ना। इनके वकील ने यही कहा कि सर ये कि बताइए ये मूर्ख बना रहे हैं, ये बेवजह का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि हमने विधि नहीं बनाया, हमने संविधान संशोधन किया। आप खुद ही बताइए कि संविधान संशोधन के बाद एक नई विधि ही तो बनती है। ये मूर्ख बना रहे हैं। ये तो वही आदमी और मनुष्य वाला मामला है जो कल मैंने उदाहरण आपको बताया था। सर्वोच्च न्यायालय बड़ा असमंजस में पड़ गया। अब सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी अब कि शब्द के अर्थ को समझे या शब्द के भाव को समझे। जब भाव को समझ रहे हैं तब तो विधि बन जा रही है, तब तो रोक लग जाएगी। शब्द के शाब्दिक अर्थ को खाली देख रहे हैं, बार बार किताब पलट रहे हैं, बार बार शब्द ढूंढ रहे हैं, तो संविधान संशोधन शब्द उसमें दिख ही नहीं रहा है। अब न्यायालय की मर्जी, वो शब्द के अर्थ को खाली समझे या शब्द के भाव को समझे। अगर भाव को समझता है तब तो अवैध हो जाएगा, शब्द के अर्थ को खाली समझे तब तो वैध हो जाएगा। न्यायालय को क्या करना चाहिए था, आप बताइए? देखो न्यायालय स्वतंत्र था, न्यायालय शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझे या उस शब्द के अर्थ को, भाव को समझे, ये न्यायालय की अपनी मर्जी थी। अब न्यायालय का अपना विवेक, जज महोदय क्या कहें।
एक चीज बताइए, अब तो यहाँ कानून नहीं है ना, अब तो यहाँ जज का विवेक है ना। जज का विवेक क्या कहेगा, क्या देश के लिए उचित है और क्या देश के लिए उचित नहीं है। मुझे लगता है अब तो इसी को ध्यान में रख के वो महसूस करेंगे ना। जमींदारी उन्मूलन देश के लिए उचित नहीं था, बोलो। जमींदारी उन्मूलन नहीं होता तो लोगों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। तब राजे महाराजे जमींदारों की जमीन थी, आप रहोगे कहाँ। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई देखिए, हम भाव नहीं समझेंगे, हम शब्द का सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझेंगे, और उस शाब्दिक अर्थ में कहीं भी संविधान संशोधन उल्लेख नहीं है, इसलिए हम पहले संविधान संशोधन को वैध मान रहे हैं, ये गलत नहीं है। और इसलिए नहीं कहा होगा बेटा, जो मेरी अपनी समझ है, जिस आपसे हम मिले थोड़े ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने देश हित को आगे रखा, और हमेशा न्यायालय को देश हित को ही आगे रखना चाहिए कि किसमें देश का हित है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जमींदारी उन्मूलन जो किया वो ठीक किया, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है बेटा। अर्थात ये जो हस्तक्षेप हुआ, मूल अधिकारों में घुसा गया, 13 के रहते रहते सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये कोई इलीगल वर्क नहीं है, ये वैध है, इसलिए पहला संविधान संशोधन उचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्थापित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्थापित किया कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है तो यह अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। यह अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या बेटा, विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा रुको, खाली लिखने के फिराक में मत पड़ो। अगर विधि मान ही ली जाती तो कौन सा प्रलय हो जाता। अगर विधि मान ली जाती तो 13 उसको निरस्त कर देता। 13 में यही लिखा हुआ है ना कि कोई विधि नहीं बना सकते आप जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। तो पहले तो यह सिद्ध करना पड़ेगा कि विधि नहीं है, तभी 13 से बच पाओगे। अगर आपने ये कह दिया कि विधि है तो फिर बाकी काम तो 13 करेगा। 13 में पढ़ा है ना, उस सीमा तक खत्म कर देंगे जिस सीमा तक मूल अधिकारों को उल्लंघन किया है, लेकिन किसको, विधि को, सबको नहीं। तो न्यायालय ने यह कह दिया कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ है इसमें विधि नहीं बनाई गई है, संविधान संशोधन किया गया है, इसलिए 13 इसको नहीं रोक पाएगा। 13 सिर्फ विधि को रोकता है, संविधान संशोधन को नहीं रोकता। लिखें, स्पष्ट है। अनुच्छेद 13 इस संशोधन को बाधित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, बाधित नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अर्थात पहले संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना। वैध माने
सही माना, ठीक है, कोई गलत नहीं हुआ है। लीगल माना, क्लियर है। तो हिंदी तो बड़ा अच्छा लिख रहे हो बेटा, क्यों? हिंदी तो ठीक लिख रहे हो, तब काहे परेशान हो? बस एक काम करो, थोड़ा सा शब्द बड़े बड़े लिखो, ठीक है? जो उसका साइज है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करो, राइटिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। देखो, अच्छी राइटिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? अच्छी राइटिंग सोने पे सुहागा होता है ना? अब ये नहीं होता कि खाली अच्छी राइटिंग से आप पीसीएस बन जाओगे, ना ना। और अगर आपके पास नॉलेज है और साथ में आपकी राइटिंग अच्छी है, तो फिर तो संभावना और बेहतर हो। बहुत सिंपल सी बात है, एक ही कंटेंट आप लिखो, वही कंटेंट ये लिखें, आपकी राइटिंग भद्दी हो, इनकी राइटिंग अच्छी हो, एक ही मैटर दोनों लोग लिखें, तो डेफिनेटली यार जिसकी अच्छी राइटिंग है ना, उसको एक आध नंबर बढ़ा के तो दे ही देंगे। ये मानव स्वभाव है बेटा, ये हम लोगों का एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है और सौभाग्य से उसकी फिजिक भी अच्छी है, देखने में भी व्यक्ति सुंदर है और उसका व्यक्तित्व भी सुंदर है, तो क्या बुराई है? बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग देखने में अच्छे नहीं होते, उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार होती है, पहली बार किसी से मिलते हैं तो लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन जैसे वो बातचीत करना शुरू करता है, लोग बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं उससे। लेकिन वो आदमी सुंदर भी हो और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो राइटिंग अच्छी होना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छी राइटिंग जो है वो आपके नंबर को इनहेंस तो जरूर करा देगी, कि अगर आपको 10 नंबर मिलना होगा तो आपको 12 नंबर वो दिला देगी, ये बिल्कुल तय जाना, इतना फर्क तो पड़ ही जाता है। 12 नहीं तो 11 से जरूर हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होना है। तो एक चीज बताओ बेटा, खाली अगर राइटिंग से भी कुछ फर्क पड़ जाता हो तो क्यों ना अच्छी राइटिंग लिखें? क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ना, इसको ठीक करो अभी से, राइटिंग वाइटिंग दुरुस्त करो। नोट्स जब भी बनाए ब्लैंक पेपर पे बनाए, भूल के लाइन वाली कॉपी कभी ना रखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी कॉपी मिलेगी वो ब्लैंक पेपर की मिलेगी। परेशानी ये होती कि लाइन वाली कॉपी पे अगर हम लिखते हैं तो लाइनें सीधी रहती हैं, ब्लैंक पेपर पे जैसे ही लिखोगे फिर लहर आने लगेगी है ना, तो लहर उठने लगेगी, तरंगे आने लगेंगे, फिर वो तकलीफ दे हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल घबराइए नहीं बेटा, एक एक कमी पे अभी से नजर रखिए, सबको ठीक करने की कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और हम बार बार कहना कि जिन कुर्सियों पे आप बैठे हो ना, यहीं से मैंने डिप्टी एसपी बनाया है, ना जाने क्या क्या बनाया है ना? तो ऐसा नहीं है, किसकी बारी है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा मैं, अच्छा ऐसा तो नहीं था खाली मैंने उसी बच्ची को अकेले पढ़ाया था, सबको पढ़ाया था। दो लोगों ने किया, वो किए और वीरेंद्र प्रताप किए। हाँ, वीरेंद्र प्रताप उनसे पहले हो गए, वीरेंद्र प्रताप 2021 वाले में सफल हो गए, वो जीआईसी प्रिंसिपल हो गए। उसको सफलता थोड़ी देर से तो मिली, लेकिन बढ़िया सफलता मिली, यानी वो डिप्टी एसपी मिल गया, 41वीं रैंक होल्ड किया। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करो बेटा, प्रयास करो। और दूसरा है, किसी के बहकावे में किसी के ग्लैमराइज करने से कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है बेटा, अच्छे टीचर हैं, बुरे टीचर हैं, अच्छी कोचिंग है, बुरी कोचिंग है, ये सब बड़ी जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो, वो बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही हो, मिशन कामयाब है। टीचर इतना हाई फाई बोल रहा है, ये सब सर के ऊपर से बाउंस करके निकल रहा है, कुछ बच्चों को लगता है कि अरे यही लग रहा है सबसे ज्ञानी टीचर है, क्योंकि जो कुछ बोल रहे हैं एकदम समझ में आ ही नहीं रहा है। अरे मेरे भाई, अगर उनका बोलना समझ में नहीं आ रहा है तो ये परम ज्ञान जो आपका है ना, ये आप ही को मुबारक हो। देखो, डॉक्टर वह भला है जो किसी पेशेंट का इलाज कर दे, और वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो बस खाली न्यूरो में जो न्यूरो सर्जरी में खास हिस्से की परेशानी वही हम ठीक कर पाते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर तो वो है जो आपकी परेशानी को सुन के आपका किसी भी लेवल की परेशानी हो उसको निदान कर पाए। टीचर वह है जो सबसे गड़बड़ बच्चों को समझा पाए। अच्छे बच्चों को तो दुनिया समझा लेती है। जो बच्चे क ख ग घ ABCD नहीं जानते, अगर उन्हें कोई टीचर समझा पाता है तो वो बेस्ट टीचर है। और नहीं, जो बच्चे पढ़े पढ़ाए हैं उनको थोड़ा सा ब्रशअप कर देना, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आप ब्रशअप नहीं भी करोगे। हम नाम नहीं लेंगे बेटा, एक टीचर का मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। मेरे बड़े परम मित्र हैं, बड़े भाई हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं। तो बच्चों के सामने तो बहुत कुछ नहीं बोला जाता, उचित भी नहीं है। कोचिंग वालों की अपनी एक फिलॉसफी है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो क्लास में बच्चों के सामने नहीं बोलते, लेकिन जब हम लोग आपस में चाय वाय पीते हैं ना, तब बोलते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मेंस के लिए अगर कोचिंग करने न भी आए बच्चे, तो उनके मार्क्स पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बार रिस्क लेके देख लो। वैसे ये रिस्क कोई लेगा नहीं, जिंदगी का सवाल है, वो आदमी सोचता है अपना कितना बेहतर कर लें। कुछ विषयों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सामान्य हिंदी 150 नंबर की सामान्य हिंदी आती है थीसिस में, इसमें आप कोचिंग कर लो या ना करो, 90 से 95 ही आएगा। तो कोचिंग वाले काहे मूर्ख बना रहे? कुल मिला जुला के बस इतना समझना है बेटा कि जो बात आपसे हम कह रहे हैं वो बात आपको समझ में आ रही है, आ जानी चाहिए। यही मिशन है। अभी पीसीएस की परीक्षा हुई, अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सारे क्वेश्चन कर लिए तो मिशन कामयाब है। अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे उन क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो हम लोग गड़बड़ हैं। वही ना पढ़ना है बेटा। अब आप इसी को और हाई फाई कर दो, और हाइपर बना दो, ग्लैमराइज कर दो, एलईडी स्क्रीन लगा दो, 20 लाइट लगा दो, एसी लगा दो, 4 बाउंसर लेके आइए जाइए क्लास में। इससे क्या फर्क पड़ता है यार? पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ो पालथी मार के, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज यहां आनी चाहिए दिमाग में वो आ जाए, बात खत्म। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे इस बात की बड़ी परेशानी होती है बेटा एक टीचर के रूप में, कि आपको ग्लैमराइज करके मूर्ख बनाया जाता है। पोस्टर, फोटो, ये वो, 4-6 सफल लोगों की फोटो, चाहे भले वहां पढ़े ना हो, है ना, इधर उधर से मैनेज करके, और ये फोटो, ये प्रोजेक्टर, वो एलईडी स्क्रीन, ये सब चमक दमक, एयर कंडीशन, आइक माइक, ये सब दिखा के आपको एकदम प्रभावित कर लिया जाता है कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और बस बस अब कल आपको आईएएस बना के ही भेजेंगे। ये तो 4-6 महीने के बाद समझ में आता है। देखो, एक चीज मेरे दिमाग में आई, वो हम शेयर कर दें। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि मेरी जो बात है वो सोशल मीडिया पे बहुत दूर तक जाती है, बहुत ढेर सारे लोग देखते हैं, आपत्ति हो सकती है। अभी एक साहब ऑनलाइन कोचिंग में बड़ा अच्छा कर लिए, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, आप बेहतर समझ रहे हैं, नई उम्र के हैं वो, साइंस वाइंस पढ़ाते रहे हैं, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गए। लेकिन वो उन्होंने अपनी पढ़ाई के आधार पे पॉपुलैरिटी पाई ना, उन्होंने खुद पढ़ाया, खुद अच्छा पढ़ाया, तब ना पॉपुलर हुए। अब अपना पोस्टर लगा लगा के जगह जगह कोचिंग खोल दो, तो आप आ रहे हो पढ़ाने, या आपकी वो फोटो पढ़ाएगी? आपका पोस्टर नहीं ना पढ़ाएगा। मैं देख रहा हूं हर जगह उन्हीं साहब का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ, ऐसे जैसे पोस्टर से ही निकल निकल के पढ़ा देंगे। जब पढ़ाना XYZ को ही है, तो फिर अपने नाम को काहे कैश करा रहे हो आप? हाँ, आप अगर पढ़ाते हैं तो हम मानते हैं कि बात में दम है, तो आप पढ़ाइए ना। या आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं कि आप सारे बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि आप अपने नाम पे कोचिंग खोलो, बड़ी सी अपनी एक होर्डिंग लगा दो मुस्कुराता हुआ, और ऐसा जैसे कि उसी में से निकल निकल के पढ़ाएंगे, फिर होर्डिंग पे जाके खड़े हो जाएंगे। ऐसा होता है। बच्चे ही हैं, क्या बताया जाए, उनको समझ नहीं आता, बस नाम पे चले जाएंगे। लोकल टीचर, लोकल, जिनके अंदर क्षमता है, नहीं है, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी टीचर पे, होती भी है, कुछ टीचरों में उनसे ज्यादा क्षमता है, कुछ में बिल्कुल नहीं क्षमता, ऐसे लोग जाके पढ़ा रहे हैं।
तो उनको पढ़ाने दो ना, अपना नाम काहे आगे खड़ा किए हो बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए। और अपना नाम अगर सामने रखे हो तो आप पढ़ाओ, तब तो हम मानेंगे कि आपकी बात में दम है। नाम रख लो आगे अपना, और पीछे एरू गैरू नथु खैरू कौन कौन आके पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाइए, अगर अपना पोस्टर लगाए हो, अपनी फोटो बेचे हो, तो आप पढ़ाओ। पोस्टर आपका नहीं पढ़ाएगा और आपकी कोचिंग का नाम नहीं पढ़ाएगा, ये बिल्कुल तय जानिए। बच्चे जिस दिन समझदार हो जाए उस दिन बड़ी भलाई है। चलो बेटा, ये क्लियर हो गया। तो पहला जो मुकदमा था मूल अधिकारों के विषय में बेटा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया, उसका नाम था सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि हाँ भाई हाँ, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हम शब्द के खाली शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। बस हमको ये दिखा दो कि अनुच्छेद 13 में कहां लिखा हुआ है संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के हिसाब से काम करता है ना, कि अपने मन से काम करता है। और कौन सा गलत कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया संविधान है, लेके आओ और मुझे दिखा दो अनुच्छेद 13 में कहा विधि के अधीन संविधान, उसमें क्या लिखा है? अध्यादेश, आदेश, नियम, रूढ़ी, प्रथा, ये सब चीजें लिखी गई, लेकिन उसमें कहीं भी संविधान संशोधन तो नहीं लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि नहीं है, और विधि अगर नहीं है तो 13 उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 13 विधि को रोकता है। कौन सा गलत फैसला था? फैसला तो बिल्कुल सही था। मलाल खाली ये था कि सर खाली किताब पढ़े आप, थोड़ा सा समझे होते भाव तो समझ में आ गया होता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैं भाव नहीं समझूंगा, जो लिखा है बस उसको दिखा दो। और भाव समझेंगे कि शब्द समझेंगे हमारा मन, या आप हमें समझाओगे कि हमें क्या समझना है? रही मन पानी राखिए, हम पानी समझेंगे, पीने वाला पानी। आप कहेंगे नहीं सर, उसको समझिए, भाव है उसका। पानी माने पॉलिश होता है, पानी माने इज्जत प्रतिष्ठा होती है। न्यायालय कहा ना, पानी लिखा है, हम पानी समझेंगे, बात खत्म। ऐसा ही ना कुछ है, ये भाव समझा रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था हम भाव नहीं समझेंगे, हम जो शब्द लिखा है हम उस शब्द को समझेंगे। मुझे लगता है इतनी दृढ़ता न्यायालय में क्यों आई होगी, क्योंकि न्यायालय को लग रहा था कि अगर भाव पे गए ना तो जमींदारी उन्मूलन हो चुका है इस देश में। तो जमींदारी उन्मूलन करना बहुत जरूरी था, जमींदारी को खत्म करना बहुत जरूरी था, वो खत्म किया हम लोगों ने, है ना बेटा? आगे बढ़े। तो अभी कहाँ, फिर अभी तो लाइन लगेगी ना बेटा, इतना जल्दी सरेंडर थोड़ी करेंगे। फिर कोई जाएगा, फिर कोई गया, तो अगला मुकदमा है उसको लिखें। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। 1965, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण था बेटा, हमारे मित्र कई आए नहीं तो थोड़ा सा। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, वर्ष बेटा 1965, लिख लिया? फिर वही गया मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे एक बार जब बता दिया तो काहे बार बार जा रहे हो? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरा अधिकार है कि कह दे कि ना ना इस बार भाव समझेंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे तब अपने दिए गए निर्णय को बदल दे, कोई रोक नहीं सकता। तो शायद इसी उम्मीद में गए होंगे कि शायद इस बार समझा लें। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में 1965 में मुकदमा फिर पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में, और फिर यही पूछा गया कि सर हमको तो लग रहा है कि सही में गलत हो गया, अनुच्छेद 13 के रहते रहते 368 से अनुच्छेद 31 को कैसे संशोधन कर दिया सर, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कर जाइए, और सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का निर्णय ही उचित है, मान्य है, हम उस निर्णय में कोई संशोधन नहीं करेंगे। यानी इस बार भी सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि 368 से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लिखें, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बहाल रखा।
बहाल रखा। मूल अधिकारों में आर्टिकल 368 से, मूल अधिकारों में आर्टिकल 368 से किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। अतः अनुच्छेद 13 उसे बाधित नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है कि बार बार ट्राई यही हो रहा था, बार बार कोशिश यही हो रही थी कि क्या पता भाई जो भुक्तभोगी हो रहा था वो न्यायालय का रुख कर रहा था कि क्या पता हमको राहत मिल जाए, क्या पता हमको राहत मिल जाए। मिली नहीं, लेकिन एक मुकदमा पहुंचा बेटा जो मील का पत्थर है, माइल स्टोन है भारत के संवैधानिक निर्णयों में, और उसने तो हाहाकार ही मचा दिया। यानी तलवार खींच लिया सर्वोच्च न्यायालय ने और संसद को आगाह कर दिया कि अपनी जद में रहिए, ज्यादा उड़ान न भरें आप। तो लिखे बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा, आज इसको पूरा कर लिया जाए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन ठो और वेरी लिख लीजिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं इसको। परीक्षा के लिए तो है ही है बेटा, संविधान को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा बेटा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, वर्ष क्या है बेटा? 1967। अब इसको थोड़ा सुनिए और समझिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में जो निर्णय होता है तो बहुत ढेर सारे निर्णय अकेले जज कर लेते हैं, एक ही जज के सामने जाता है, वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संविधान की जब व्याख्या करनी होगी, यानी ऐसा कोई मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या करनी होगी, तो उसमें संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। जो बेंच होती है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। तो उसमें जजेस की संख्या ठीक ठाक रखी जाती है, ठीक है, 7, 11, 13, 15, माने ऑड ही रखी जाती है, संख्या ज्यादा रखी जाती है। क्योंकि ये जो मामला था बेटा, ये भी संवैधानिक ही मामला था, संविधान की व्याख्या करना था। तो इसमें जो पीठ बनाई गई, बेंच बनाई गई, इसमें 11 जज थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मुकदमा पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, इस सर एक बार फिर से व्याख्या करिए, उसमें जजेस की संख्या कितनी थी बेटा? 11 जजेस थे। और कहा गया सर एक बार फिर से बताइए कि शब्द समझोगे कि भाव समझोगे, क्या ऐसा किया जा सकता है? और आप खुद ही बताइए ना सर कि संविधान संशोधन जब किया जाएगा, हम एक लाइन लिखे हैं बेटा, इसी लाइन में हम कुछ काट के शंकरी प्रसाद की जगह पे लिख दें शंकरी कुमार, तो अब तो फिर एक सेंटेंस तो बन ही गया ना, ये बोल नहीं रहे। तो उन्होंने यही कहा कि जब हम किसी विधि में कोई नाम काटते हैं या जोड़ते हैं, उसके बाद जो बनता है फिर तो विधि ही बन जाती है ना, कुछ और बनता है। संविधान संशोधन के बाद क्या बनता है, आप हमें बताओ। संविधान जब संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन के बाद अंतिम रूप से फिर एक नई विधि बन जाती है संशोधन को शामिल करके। तो जाहिर सी बात है कि इसमें फिर न्यायालय से कहा गया कि सर ये खाली धोखा दिया जा रहा है कि विधि है और फलाना है, संशोधन है, लेकिन जब संविधान संशोधन आप करके नई डिजाइन क्रिएट करते हो तो वो भी तो विधि ही है ना। और इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल है, बिल्कुल है।
और ये लोग बहुत मूर्ख बनाए अब तक कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अरे भले ना लिखा हो, लेकिन जब आप संविधान संशोधन करते हो तो संविधान संशोधन के बाद बनता क्या है? विधि ही बनती है। इसलिए इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहला संविधान संशोधन अवैध था, अवैध है, खत्म करिए उसको। और कहा कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। कहा कि 368 से अगर मूल अधिकार में आप कोई संशोधन करोगे तो उसे हम अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि मानेंगे, और जब विधि मान लेंगे तो हम थोड़ी कुछ करेंगे, फिर तो 13 करेगा, क्योंकि 13 विधि को उस सीमा तक खत्म कर देता है जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। हाहाकार मच गया बेटा, तबाही मच गई। नहीं मचेगी। संशोधन हुआ 51 में, जमीन उमीन सबकी ले ली गई, जमीन उमीन सबकी बांट दी गई। निर्णय आ रहा है 67 में, देख लो। और आप देख लो लगभग 16 साल के बाद निर्णय आया। अरे 51 और 67, 16 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे तो पहला जो संविधान संशोधन, ये तो वही हाल है कि आपकी नियुक्ति हो गई, आपने नौकरी कर लिया, आप रिटायर हो गए, आप मर गए, फिर कोर्ट ने कहा कि अरे तो गलत ढंग से नौकरी किया, इसने तो गड़बड़ी से नौकरी पाई, अब क्या फायदा है? एक अपराधी किसी का मर्डर कर दिया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चलते चलते इतनी अवधि हो गई, वो खुद ही 102 साल का होके मर गया, और फिर 103 साल में कोर्ट का फैसला आया कि हाँ हाँ वो अपराधी था, उसको फांसी सजा दे दी जाए। ऐसे निर्णय से निर्णय ना आना ही बेहतर था, क्योंकि यह निर्णय बेटा 16 साल के बाद आया। अब 16 साल में तो जिसकी जमीन उमीन ले ली गई होगी, बांट मूट गए, कोई उस पर घर बना लिया, कोई उस पर रहने लगा, कोई खेती बाड़ी करने लगा। अब ये लिटरली संभव है कि अब सारी जमीन फिर वापस लीजिए, फिर जिसकी लिए थे उसको दे दीजिए? ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन एक बड़ा अजीब सा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने तो कर ही दिया। थोड़ा लिख लो, लिखे। 11 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने, फुल बेंच कहा जाता है, 11 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस निर्णय की क्या की बेटा? सुनवाई की, तथा पूर्व के निर्णय को निरस्त करते हुए, पूर्व के निर्णय को क्या बेटा? निरस्त करते हुए यह निर्णय दिया कि यह निर्णय दिया कि, लिखा, डैश कर दीजिए। अब पॉइंट बना बना के लिखिए क्या निर्णय दिया। नंबर 1, मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं। मूल अधिकार नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रकृति प्रदत्त यानी नेचुरल है। ठीक है बेटा? देखो, कहा जाता है कि वे अधिकार जो नेचुरल है, प्राकृतिक हैं, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार जैसे हैं, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो पहला तो यही कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो मूल अधिकार हैं वो नेचुरल हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो नेचुरल नहीं है, संविधान में लिखे हैं। लेकिन पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे वाले भी नेचुरल हैं। अब नेचुरल अगर हैं तो इसमें फिर छेड़छाड़ करना संभव नहीं। अगला बेटा, इसे, नेक्स्ट पॉइंट, इसे अनुच्छेद 368 से संशोधित नहीं किया जा सकता।
इसे आर्टिकल 368 से संशोधित नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, 13 वाला बताना पड़ेगा ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का किया गया कोई भी संशोधन, इस प्रकार का किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी। तो विधि अगर मान ली जाएगी तो काम 13 कर लेगा खुद ही, है ना बेटा। हाँ लिखें, पॉइंट तो नहीं बनाइएगा, नीचे लिख लीजिएगा, अर्थात प्रथम संविधान संशोधन को, अर्थात प्रथम संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। कहा अब ये संशोधन समाप्त, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है बेटा, झगड़ा अभी और है, झगड़ा अभी और होगा। ठीक है, तो इकट्ठे ज्यादा झगड़ा करना ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। आज थोड़ा सा किए हैं, बाकी झगड़ा कल करेंगे। लेकिन अभी तक तो समझ में आ रहा है कि पहल संसद ने किया और अंत सर्वोच्च न्यायालय ने किया। उन्होंने कहा हम संशोधन करेंगे, कर भी दिया। इन्होंने 2 बार तो कहा ठीक है ठीक है, लेकिन तीसरी बार कह दिया कि ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो एक बात होता है बेटा कि इस बार क्या जादू हो गया, इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं, शब्द का भाव समझेंगे। और ऐसे मूर्ख आप नहीं बना सकते कि हम आदमी हैं और ये मनुष्य हैं। सब मनुष्य हैं, सब आदमी हैं। क्लियर है बेटा, इसलिए हम रोक देंगे। तो बाकी चर्चा बेटा हम कल करते हैं, कई मित्र आए भी नहीं है तो कल बात करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।